बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10 फोरेंसिक सेक्सोलॉजी। तो फोरेंसिक सेक्सोलॉजी के चैप्टर, इसके वैसे कितने चैप्टर है यहाँ पर? 3 चैप्टर है, ठीक है। पहले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 9 के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर वर्जिनिटी वगैरह, और चैप्टर नंबर 11 के अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस है, ठीक हो गया। तो पहले हम इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके थे ऑलरेडी, लेकिन वो रिवीजन वीडियोस थी। वैसे ये भी रिवीजन वीडियोस है, लेकिन वो जो बुक थी वो ARC के नोट्स थे। लेकिन यहाँ से हम शहबाज से हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर रहेगा तो सब्सक्राइब करना है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा आवाज़ की क्वालिटी भी आपको ख़राब मिलेगी। इसकी वजह ये है कि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है और फ्लू भी है, तो उसकी वजह से आवाज़ ख़राब निकलेगी। तो पहला टॉपिक है विर्जिनिटी। विर्जिनिटी क्या होता है? ये वर्ड वैसे फीमेल के लिए यूज़ होता है, लेकिन मेल्स के लिए भी कभी कभार हम यूज़ कर लेते हैं या ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। विर्जिनिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी वुमन जिसने कभी सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो उसको बोलते हैं विर्जन बोलते हैं, ठीक हो गया। सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं किया। अब क्या होता है कि ऐसी वुमन जिसने सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो उसको कैसे पता चलाएगी? उसकी निशानी होती है कि हाइमन इंटैक्ट होता है। लेकिन अगर हाइमन इंटैक्ट हो तो ये भी ट्रू विल्जन या फॉल्स विल्जन इसकी निशानी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इन दोनों के अंदर, ट्रू और फॉल्स विल्जन के अंदर हाइमन इंटैक्ट होगा, लेकिन फॉल्स विल्जन के अंदर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा। उस सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हाइमन डिस्टेंसिबल होगा, जबकि ट्रू विल्जन के अंदर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, हाइमन डिस्टेंसिबल नहीं होगा। डिफ्लोरेटेड का मतलब होता है लॉस ऑफ विर्जिनिटी। ऐसी वुमन जिसने पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया है तो और इसकी विर्जिनिटी खत्म हो चुकी है, हाइमन इंटैक्ट नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं डिफ्लोरेटेड। अब इसके विर्जिनिटी के साइन क्या होते हैं? कुछ साइंस क्या होते हैं? जेनिटल फाइंडिंग होती है, कुछ एक्स्ट्रा जेनिटल फाइंडिंग या साइंस होते हैं, ठीक है। साइन सेप्टम अगर आप कह लो, कुछ जेनिटल फाइंडिंग होगी, कुछ एक्स्ट्रा जेनिटल फाइंडिंग होगी। जेनिटल फाइंडिंग में क्या होगा? लेबिया मेजूरा राउंडेड होगे, फर्म होगे, इलास्टिक होगे, और वो विजाइनल ओरिफिस को कंप्लीटली क्या करेंगे? कवर करेंगे। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखो, ट्रू और फॉल्स वर्जन, यहाँ पे इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स विजन में फर्क क्या होगा कि हाइमन इसमें डिस्टेंसिबल होता है, इसमें हाइमन डिस्टेंसिबल नहीं होता। इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी भी नहीं होता। हाँ, हाइमन दोनों में इंटैक्ट होगा, ठीक है, हाइमन दोनों में इंटैक्ट होगा। पहले हम साइन ऑफ विर्जिनिटी को देख लेते हैं कि लेबिया मेजूरा राउंडेड होना चाहिए, फेम होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। फिर लेबिया माइनोरा की बात करेंगे, क्लाइटोरिस की बात करेंगे, वेस्टिब्यूल की बात करेंगे, फोरशेट की बात करेंगे, विजाइनल म्यूकोसा की बात करेंगे, और लास्ट में हाइमन की बात करेंगे जो कि इंटैक्ट होगा। एक्स्ट्रा जेनिटल फाइंडिंग में आप ब्रेस्ट और निपल्स वगैरह की फाइंडिंग को नोट करेंगे। और मेनली प्रिंसिपल साइन क्या होते हैं जो विर्जिनिटी को इंडिकेट करते हैं? बाकी सबको भूल जाए, इन तीनों को याद रखना है आपने। हाइमन इंटैक्ट होना चाहिए, जो फोरशेट होते हैं, पोस्टीरियर कॉमिशर्स होते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर कॉमिशर, फोरशेट वगैरह, इनकी नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, और विजाइना नैरो होनी चाहिए, और इसकी वाल काफ़ी ज़्यादा रफ हो, रियोगूस वाल हो, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल साइन ऑफ विर्जिनिटी। लेकिन हम दूसरे साइन वगैरह को देख लेते हैं। लेबिया मेजूरा राउंडेड देखने को मिलेगा, फर्म देखने को मिलेगा, इलास्टिक देखने को मिलेगा, विजाइनल ओरिफिस को कवर करेगा। लेबिया मेजूरा पिंक इन कलर होता है, सेंसिटिव होता है, और लेबिया मेजूरा से कवर होता है, आपस में क्लोज कंटैक्ट होते हैं और नॉर्मली विजिबल नहीं होता क्योंकि इसको लेबिया मेजूरा कवर कर रहा है। क्लाइटोरिस रिलेटिवली स्मॉल होता है, वेस्टिब्यूल काफी नैरो होता है क्योंकि लेबिया मेजूरा पूरी तरह कवर किया होता है। फोरशेट और पोस्टीरियर कॉमिशर क्या होती है? इंटैक्ट होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन लिखी हुई है, और जो नॉर्मल कंडीशन होती है फोरशेट की या पोस्टीरियर कॉमिशर की, वो क्या होती है? क्रिसेंट शेप होती है। विजाइना की म्यूकोसा को देखो तो विजाइना का म्यूकोसा काफी ज्यादा रियोगोस होता है, और विजाइना की वाल आपस में अप्रोक्सीमेटेड होती है, और हाइमन इंटैक्ट होता है, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा जेनिटल फाइंडिंग में क्या होगा? ब्रेस्ट सफेरिकल होगे, फर्म होगे, राउंडेड होगे, फैटी टिश्यू रिलेटिवली कम होगा। निपल्स क्या होगा? रिलेटिवली स्मॉल होगे, और इनको सराउंड करने वाला जो एरियोला होगा वो लाइट पिंक हो गया, डार्क कलर होगा, डिपेंडिंग अपॉन उसकी स्किन का कलर क्या है। तो एक्स्ट्रा जेनिटल फाइंडिंग में ब्रेस्ट और निपल्स आ जाती है, जबकि जेनिटल फाइंडिंग में लेबिया मेजूरा, लेबिया मेनूरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, और इसके अलावा कह सकते हैं वजाइना की वाल्स वगैरह। लेकिन 3 प्रिंसिपल साइन जिसको आपने नहीं बोलना, वो इंटैक्ट हाइमन है, नॉर्मल कंडीशन ऑफ फोरशेट एंड पोस्टीरियर कॉमिशर, और नैरो वजाइनल वाल, और वाल क्या होगी? रियोगूस होगी। बाकी ट्रू विल्जन और फॉल्स विल्जन में फर्क बताया हुआ यहाँ पर। वैसे फर्क वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रू और फॉल्स में नहीं आता, बल्कि डिफ्लोरेटेड और उसमें आता होता है। लेकिन चलो आप इसको देख लेना एक नज़र कि इसमें क्या होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स कभी परफॉर्म नहीं किया होगा। फॉल्स विल्जन ने किया होता है, हालांकि दोनों के अंदर हाइमन इंटैक्ट है। अब लेबिया मेजूरा को देखो तो पहले आपको क्या बताया था? राउंडेड थे, इलास्टिक थे, फर्म थे, ठीक है। सॉरी, ट्रू विल्जन की निशानी लिखी हुई है, ठीक है, और वो लेबिया माइनोरा को कवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? उसको कवर पूरी तरह नहीं कर पाता लेबिया मेजूरा, ठीक है। लेबिया मेनूरा में क्या होगा? पिंक होगा, सेंसिटिव होगा, और लेबिया मेजूरा से कवर होगा। बिल्कुल वही पॉइंट्स है जो यहाँ पर, अगर आप टेबल को कर लो तो आपको पुराना करने की जरूरत नहीं है, और इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दो तो फॉल्स विल्जन बन जाएगा। वेस्टिब्यूल नैरो था, इसमें वेस्टिब्यूल गैपिंग होगा। क्लाइटोरिस स्मॉल था, क्लाइटोरिस लार्ज होगा। फोरशेट और पोस्टीरियर कॉमिशर इंटैक्ट होते हैं, इसमें टोन या होते हैं, ठीक है। वजाइना नैरो होता है, वजाइना रूमी होता है, वजाइना म्यूकोसा रियोगूस, रेडिश और सेंसिटिव टू टच होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आपने करना क्या है? ट्रू विल्जन के निशानियों को नोट कर लेना, फॉल्स विल्जन के अंदर ऑपोजिट कर देना, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाइमन इंटैक्ट होता है, और इसके अंदर सिर्फ जो लिटिल फिंगर है वो भी बड़ी मुश्किल से आ सकती है उसकी टिप, लेकिन यहाँ पर हाइमन इंटैक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर 2 फिंगर्स आ सकती है,
दैट मीन्स हाइमन डिस्टेंसिबल है। ठीक हो गया। ब्रेस्ट को देखोगे, ब्रेस्ट की क्या फाइंडिंग थी, ऊपर सेफेरिकल थे, हेमी सेफेरिकल थे, इलास्टिक थे, फर्म थे, राउंडेड थे। ठीक हो गया। और यहाँ पे ब्रेस्ट क्या होगी, बिल्कुल ऑपोजिट कर देना आपने, पेंडुलस है, सॉफ्ट है। वहाँ पर निपल्स क्या था, स्मॉल थे, लेकिन यहाँ पे निपल्स लार्ज हो जाएंगे। वहाँ पर क्या था, लाइट पिंक अरियोला था, लेकिन यहाँ पे डार्क अरियोला होगा। और यहाँ पे आपको मोंटगोमरी ट्यूबरकल भी देखने को मिल सकते हैं अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हाइमन को देख लेते हैं, जिसकी बेस पे आप कहते हो कि विर्जन है या डिफ्लोरेटेड है। तो हाइमन होता है क्या, हाइमन एक मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है जो कि एक्सटर्नल विजाइनल ओरिफिस को पार्शियली या कंप्लीटली ऑक्लूड कर देता है। ये 1 मिलीमीटर थिक होता है। अब हाइमन की पोजीशन डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन एज, क्या है, कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर या शेप। पहले हम पोजीशनल वेरिएशन को देख लेते हैं। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में टॉट मेम्ब्रेन होता है जो थाई को सेपरेट करती है, बिल्कुल टाइट मेम्ब्रेन होती है। स्मॉल गर्ल्स के अंदर क्या होता है, डीपली सिचुएटेड होता है। ठीक है। और प्यूबर्टी के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और प्यूबर्टी के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, ये अडल्ट फॉर्म को अटेन कर लेगा। अब ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये वाला कि विर्जिनिटी और डिफ्लोरेशन में क्या फर्क होता है। हाइमन को देखा तो हाइमन इंटैक्ट होगा, इसमें हाइमन रप्चर्ड हो जाता है, लेकिन फाल्स विजन के अंदर इंटैक्ट रहेगा, उसमें रप्चर नहीं होगा। यहाँ पे इनइलास्टिक, यहाँ पे आपने इलास्टिक लिख देना है। यहाँ पर आप जो टिप होती है लिटिल फिंगर की, वो भी बड़ी मुश्किल से पास करेगी, लेकिन इस केस के अंदर 2 फिंगर्स आराम से पास कर सकती है। फोर्थ शेट या पोस्टीरियर कमीशन को देखे इंटैक्ट होते हैं, इसमें क्या होगे, टीयर देखने को मिलेगा। वजाइना देखे तो वजाइना नैरो होगा, इसकी वाल यूगूस होगी, जबकि इसमें क्या होगा, वजाइना की लेंथ कहते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है लेंथ वाइज। ठीक है। और वाल्स रियोगोस नहीं होती वजाइना की। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेबिया मजूरा क्या होगा, थिक है, फ्लैशी और क्लोज अपोजिशन में होगा। और यहाँ पे लेस फ्लैशी है और अपोजिशन नहीं होगा, दोनों आपस में नहीं मिले होंगे। लेबिया माइनोरा की बात करते हैं तो वो स्मॉलर है, पिंकिश है और लेबिया मजूरा से कवर होता है। ठीक है। लेकिन ये लेबिया मजूरा से कवर नहीं होगा, इनलार्ज होगा और रिलेटिवली पिगमेंटेड होता है। तो मैंने कहा था कि हाइमन की जो पोजीशन होती है वो डिपेंड करता है कि एज क्या है। तो एज वाला बता दिया। चिल्ड्रन के अंदर क्या होगा, टॉट मेम्ब्रेन है। स्मॉल गर्ल के अंदर क्या होगा, डीपली सिचुएटेड होता है, क्योंकि कहते हैं कि लेबिया मजूरा क्या होते हैं, लेबिया मजूरा के अंदर फैट का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से राउंड अपीयरेंस की वजह से क्या हो जाती है, डीपली सिचुएटेड हो जाती है। प्यूबर्टी के ऊपर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन के फॉर्म में अपीयर होते हैं। प्यूबर्टी के बाद ये अडल्ट फॉर्म को अटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा कंसिस्टेंसी का, कि कंसिस्टेंसी क्या होगा, क्या टेक्सचर होगा। ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन से लेकर ये झिल्ली नुमा मेम्ब्रेन या एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन से लेकर फर्म, फ्लैशी या टफ या कार्टिलेजिनस वैरायटी क्या हो सकती है, टेक्सचर उनका बता रहे हैं, सॉफ्ट से सॉफ्ट या हार्ड से हार्ड। स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गए, रिलेटिवली इलास्टिक, अनयील्डिंग होता है, इलास्टिक होता है, इजीली भी डिस्टेंसिबल होता है। ठीक हो गया। ओके। शेप्स को देख लेते हैं। शेप्स वैसे एग्जाम में आ जाती है कि हाइमन की शेप्स क्या होती है। ओके। तो यहाँ पर पहली जो शेप है वो है एनुलर और सर्कुलर हाइमन। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सेंट्रल ओरिफिस होता है, ओरिफिस बिल्कुल सेंटर में होगा ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो एस्केप कर जाए। ठीक है। इसके बाद फ्रिंज्ड या फिम्ब्रिएटेड हाइमन है, जिसमें क्या होगे, फोल्ड्स होगे, नोचेस वगैरह होगे। इक्विसेंट्रिक या सेमिलुनर क्या होगा, हाफ मून लाइक होगा। सेप्टेट के अंदर क्या होगा, 2 सेप्टा होगे, इसको 2 ओपनिंग होगी। क्रिबली फॉर्म के अंदर जिस तरह क्रिबली फॉर्म प्लेट्स होती है, इसके अंदर बहुत सारी ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, के दरमियान से वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो हम कहाँ पे थे, हम इस जगह को पढ़ रहे थे, हाइमन की डिफरेंट शेप्स को देख रहे थे। तो पहला जो मेन है वो एनुलर सर्कुलर हाइमन है। ठीक है। जिसमें क्या होगा, ओपनिंग सेंट्रल पोजीशन में होती है। दूसरा फोल्ड्स होती है, उसके साथ नॉचेस वगैरह आ जाती है। तीसरा क्रीसेंटिक या सेमिलुनर शेप होती है। सेपरेट हाइफी के अंदर डिमांड में सेप्टा होगा, 2 में ओपनिंग करवा देगा। क्रिबली फॉर्म के अंदर मल्टीपल ओपनिंग्स होती है। इम्परफोरेटेड हाइमन के अंदर कोई ओपनिंग नहीं होगी। इन्फेंटाइल इन्फेंट लाइक होगा, जिसमें स्मॉल लीनियर ओपनिंग होती है, लीनियर हॉरिजॉन्टल होगी। वर्टिकल हाइमन के अंदर वर्टिकल ओपनिंग होती है। या ये भी हो सकता है कि हाइमन एब्सेंट हो जाए, जो कि कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी को इंडिकेट करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 इंपॉर्टेंट हाइमन कि अगर टोन हाइमन या फिम्ब्रिएटेड हाइमन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा था कि फिम्ब्रिएटेड हाइमन में क्या होगी, नॉचेज होंगे, लेकिन नॉचेज या ग्रूव्स सिमेट्रिकल होते हैं, इसके ग्रूव्स या नॉचेज इरेगुलर होते हैं। और इनकी एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होगी, एंटीरियरली, इनके नॉचेज पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी। अब इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसको कवर करती है वो इंटैक्ट होती है, लेकिन इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। और जब म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो फिर इन्फ्लेमेशन के साइन यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं रप्चर ऑफ हाइमन। हाइमन 2 तरीके से रप्चर हो सकता है, या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से या मैनुअल इंटरफेरेंस से। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे MCQ लिखा हुआ है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से हाइमन रप्चर होगा तो पोस्टोलैटरल ओपनिंग या पोस्टोलैटरल टीयर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैनुअल इंटरफेरेंस से डैमेज होता है तो एंटीरोलैटरल टीयर देखने को मिलेगा। अब इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। पहला मास्टरबेशन है, जिसके अंदर क्या होगा कि कोई फॉरेन बॉडी से अगर मास्टरबेशन प्रैक्टिस की जा रही है तो इस केस के अंदर हाइमन रप्चर हो सकता है। या एक्सीडेंटल फॉल हो गया पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर, या कोई थंब इंट्रोड्यूस करती है कोई फेक रेप का केस बनाने के लिए, या कोई डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट पास करता है, या वजाना की आर्टिफिशियल डायलेशन होती है। ठीक है। ओके। ताकि उस गर्ल को फिट कर दे सेक्सुअल एक्ट के लिए, या ब्लड क्लॉट पास करती है मेंस्ट्रुएशन में, या डिप्थीरिया या कोई और डिजीज होती है जिनकी वजह से अल्सरेशन देखने को मिल सकती है, या वो फीमेल विगरस एक्सरसाइज करती है, फॉर एग्जांपल जंपिंग, जॉल्टिंग, हॉर्स राइडिंग।
अगर हाइमन रप्चर हो गया तो रप्चर होने के बाद क्या क्या चेंजेस आती है, तो वो रप्चर्ड हाइमन ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन की फॉर्म में नजर आता है। जो टेयर होती है वो किन किन जगह पे होती है, ठीक है। पहली बात कि जो टेयर होती है वो बेस तक पहुंच जाती है, ठीक है, ओके। और जब हाइमन रप्चर हो जाता है तो इसके सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाते हैं और इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल 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 से भी स्मॉल होना शुरू हो जाता है। और फाइनली आपको क्या देखने को मिलती है, स्मॉल फ्लैशी पिरामिड लाइक प्रोजेक्शन। इस टाइप की कोई प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलती है हाइमन के ऊपर, पिरामिड लाइक प्रोजेक्शन, उनको बोलते हैं हाइमन क्रैनिकल। ठीक हो गया, हाइमन क्रैनिकल, ओके, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होता है, फिर ये जो हाइमन क्रैनिकल होगा ये चाइल्ड बर्थ या रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद या तो डिसअपेयर हो जाएगी या एक वेस्टिजियल रेमिनेंट बन जाएगी, मार्जिनल रेमिनेंट बन जाएगा, जिनको बोलते हैं इस टाइप की स्टेट को बोलते हैं क्रैनिकल माल्टीफॉर्म्स। अब हाइमन के एग्जामिनेशन के एक एसेंशियल स्टेप है, ये एग्जामिनेशन ऑफ रेप बारे में भी था। ठीक हो गया, ओके। और ये जिस डिवाइस से परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं हाइमन एग्जामिनेशन किट। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, ओके। इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या, पहले रेप वाले केसेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है, डिफेमेशन के केस में परफॉर्म किया जाता है। ठीक हो गया, पहले रेप ज्यादती हुई है या डिफेमेशन या किसी के ऊपर बदनाम करने के लिए, ठीक है, या मैरिज की नलिटी है, यानी किसी ने इल्जाम लगा दिया किसी ने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया डिफेमेशन में, या मैरिज को नलीफाई करने के लिए कि अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह परफॉर्म कर लिया, डाइवोर्स वगैरह के केस वगैरह में, या फॉल्स वर्जन के केस में, ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो रेप, डिफेमेशन, नलिफिकेशन ऑफ मैरिज है, डाइवोर्स है, फॉल्स वर्जन होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रेगनेंसी होता है क्या। प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक वो कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस होगा। और ये कब होगा, जब ओवम और स्पर्मेटोजोआ स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है। अब नॉर्मली प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना होता है, तकरीबन ऑन एवरेज देखा तो 9 मंथ या 20 to 80 डेज होते हैं, ठीक है। और ये वो टाइम है जो कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक होता है। अब डेट ऑफ कंसेप्शन रिलेटिवली फिक्स नहीं होती, तो हम करते हैं क्या, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वहाँ से काउंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन लिखा हुआ है, वैसे नॉर्मल कितना होता है 280 डेज, लेकिन मैक्सिमम 359 है। और इसके बाद मिनिमम कितना हो सकता है 210, यानी इसमें जो चाइल्ड वाइबल हो सकता है, लेकिन वो प्री मेच्योर होगा, जबकि मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर पोस्ट मेच्योर हो जाएगा। प्रेगनेंसी का साइन क्या होती है, लिविंग बॉडी के अंदर और डेड बॉडी के अंदर। लिविंग बॉडी के अंदर क्या हो गया, प्रिजम्पटिव साइन क्या हो गया, सब्जेक्टिव साइन क्या होगी, जो पेशेंट खुद बताता है, ठीक है। तो वो क्या क्या पेशेंट साइन बताएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव, ओके। फिर हम देखेंगे प्रोबेबल साइंस हो गए, ठीक है, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्रोबेबल साइन के बाद पॉजिटिव या कंक्लूसिव, जिससे हमें पता चल जाएगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं। और इसके कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह को भी देख लेंगे। फिर हम देखेंगे प्रेगनेंसी को अगर आपने क्या करना है, डायग्नोस करना है डेड के अंदर, तो आपको कौन कौन से प्रिंसिपल या कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या कौन कौन से साइंस होते हैं जिनकी वजह से आप प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं इन डेड बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले लिविंग के अंदर क्या होगा, प्रिजम्पटिव साइन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव इन मैनर होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। प्रेगनेंसी में क्या होगा, वुल्वा का रंग काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, ठीक है। और डार्क लाइन प्यूबिस से लेकर अम्ब्लाइकस तक एक्सटेंड करती है, तो प्रेगनेंसी के अंदर लीनिया नाइग्रा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपैथेटिक डिस्टर्बेंस होगी, सिंपैथेटिक डिस्टर्बेंस जिस तरह स्लाइवेशन है, परवर्टेड पेप्टाइड की एनोरेक्सिया हो सकता है, ठीक है। टेम्पर, इरिटेबिलिटी ऑफ टेम्पर, मूड खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगी, सुबह उठेगी तो नोजिया वॉमिटिंग हो जाती है। स्पेसिफिकली ये प्राइमी ग्रेविटा के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। प्राइमी आई थिंक शायद ये वो वुमन है जो शायद पहली मरतबा कर रही है, पहली मरतबा चाइल्ड बर्थ, ठीक है। यूरिनरी डिस्टर्बेंस क्या होती है कि मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी के अर्ली और लेट वीक्स में, ठीक है। और विजाइना में क्या चेंजेस होगी, विजाइना में जो चेंजेस होती है उसको बोलती है चैडविक साइन या जैकोएमर साइन होती है। अब इसकी वजह, इसके अंदर होता क्या है, ये क्या क्या चेंजेस होती है विजाइना के अंदर, वेस्कुलरिटी और वीनस स्ट्रेसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो कंप्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से वेस्कुलरिटी और वीनस स्ट्रेसेस हो जाती है। इन साइन को बोलते हैं जैकोएमर साइन या बोलते हैं चैडविक साइन। इसकी वजह से क्या होगा, जो विजाइना का कलर है वो पिंक से वायलेट हो जाएगा और वो ब्लूइश टिंच देखने को मिलेगा वीनस स्ट्रेसेस की वजह से। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होगी, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा और उनका फर्म नेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। माउंट गोमरी ट्यूबरकल आना शुरू हो जाएगी, स्पेसिफिकली 2 मंथ में, 3rd मंथ के अंदर क्लियर सिक्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी ब्रेस्ट को। जब हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। और 6 मंथ में क्या देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट के ऊपर सिल्वरी लाइन्स आ जाएगी और ब्रेस्ट के ऊपर वेन्स काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। और एक और सब्जेक्टिव सेंसेशन क्या, वो है क्यूकनिंग। क्यूकनिंग में ये होगा कि मदर फीटस की मूवमेंट को फील करेगी, मेंस्ट्रुएशन सप्रेस हो जाती है। अब ये थे क्या, ये थे प्रिज्यूमटिव, बल्कि प्रिज्यूमटिव थे जिसको सब्जेक्टिव साइन बोलते हैं। इसके बाद है प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोबेबल, ठीक है, मे भी वो प्रेगनेंसी को बता देती है, लेकिन वो इसके अलावा प्रेगनेंसी के अलावा दूसरी कंडीशन में भी आ सकते हैं। पहला चेंजेस ऑफ एब्डोमेन, कि जब यूट्रस की इनलार्जमेंट हो जाएगी तो वो एब्डोमेन को साइज को बढ़ाना शुरू कर देगा, एब्डोमेन के पास स्ट्रॉय आना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलेगा स्ट्रॉय ग्रेविडरम या लीनिया एल्बिकेंटिस, ठीक है। अब पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी क्या, ये कहती है कि
शुरू से लेकर 3 मंथ तक आपको स्ट्राई देखने को मिलते हैं पेल्विक कैविटी के अंदर, लेकिन 4th मंथ में सॉरी ये पोजीशन ऑफ यूट्रस बता रही है, अपर लेवल ऑफ ग्रेविड यूट्रस पेल्विस में आता है, लेकिन 4th मंथ के बाद ये प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर पड़ा होता है। 5th मंथ में ये सिम्फिसिस और नेविल के दरमियान में पड़ा हुआ होता है, अम्ब्लाइकस को बोलते हैं नेविल। 6th मंथ में अम्ब्लाइकस के लेवल तक पहुंच जाता है। 7th मंथ में अम्ब्लाइकस और ज़ीफिस स्टर्नम और फाइनली ज़ीफिस स्टर्नम के नीचे पड़ा हुआ होता है 8 से लेकर 9th मंथ। नेक्स्ट है सर्वाइकल म्यूकस प्लग, तो सर्विक्स ब्लॉक हो जाएगा थिक विस्कस म्यूकस प्लग से, जिसकी वजह से अगर इंटरकोर्स परफॉर्म होता है तो नेक्स्ट स्पर्म नहीं पहुंच सकते, ठीक है। यूट्राइन स्कॉफल, इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट ब्लोइंग मरमर साउंड सुनाई दी जाती है यूट्रस के एक साइड के ऊपर, ठीक है, तो वो स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है 4 महीने के बाद। इसके बाद है बेलॉटमेंट। बेलॉटमेंट का क्या मतलब है, ये वो टेस्ट है जिसके अंदर आप ये चेक करते हो कि तो फीटस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहा है नहीं कर रहा, 4 से लेकर 5th मंथ में, ठीक है, ओके। यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, अगर वो स्कैंटी होगा, कम होगा, तो ये टेस्ट नहीं आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है बेलॉटमेंट होता है, स्पेसिफिकली एक्सटर्नल और इंटरनल बेलॉटमेंट होता है। जो ओस होता है, ओस क्या बोलते हैं, ओपनिंग को बोलती है, ठीक हो गया, ओपनिंग को बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो ओस होती है जिसको गोडल साइन बोलते हैं, उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो जो सर्विस की सॉफ्टनिंग हो जाती है, ठीक है, फ्रॉम बिलो अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। आपको पता है कि यूट्रस की मेन बॉडी और सर्विस के दरमियान इंटरनल ओस होता है।